अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी में अभी तक हम लोगों ने बेसिक एनाटमी और फिजियोलॉजी को डिस्कस कर लिया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे जो कि हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू ट्रीट पेशेंट्स विद कार्डियोपल्मोनरी कंडीशंस। अब आपने ने यहाँ पर एक बात देखनी है कि पहले हम टेक्निक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इंडिविजुअल पैथोलॉजीज को पढ़ेंगे और उसके रेलिवेंट जो हमें टेक्निक्स चाहिए होती हैं वो हम हर पैथोलॉजी के साथ अगेन डिफरेंटली स्टडी करेंगे। ठीक है, पहली बात जैसे कि आपको पता है इट विल बी अ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर नहीं होगी। मैं आपको सिर्फ इमेजेस के थ्रू दिखाऊंगी कि प्रैक्टिकली आप इन टेक्निक्स को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। मेनली मैं आपको टेक्निक्स का रैशनल, उसकी इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, बेसिक प्रिंसिपल कहाँ कब यूज़ करनी वो बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आते हैं कि हम चेस्ट फिजियोथेरेपी कर क्यों रहे होते हैं, व्हाट आर द एम्स ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी। अब नॉर्मली हमें पता है कि कोई भी पेशेंट हमारे पास जो चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आता है उसके अंदर मेजर कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि पेशेंट जो है ना वो नॉर्मली ब्रीदिंग नहीं कर पाते, यानी पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, या आप इसको कह सकते हैं कि पेशेंट को क्या होता है, डिज्निया होता है। तो हमारा पहला मकसद ये होता है कि हम पेशेंट की वेंटिलेशन को इम्प्रूव कर सके, पेशेंट की ऑक्सीजन सेचुरेशन को इम्प्रूव कर सके। नंबर 2 हमारे पास आती है कि हम लोगों ने कोई भी ब्रोंकुलर सिक्रीशंस है, जब पेशेंट इस कैपेबल नहीं है, पेशेंट की काफ या हफिंग जो है वो इनइफेक्टिव है कि पेशेंट क्लियर नहीं कर पा रहे सिक्रीशंस को, तो उस केस में भी जो है वो हम लोग यूज करते हैं सिक्रीशंस को क्लियर करने के लिए। नंबर 2 एटीलेक्टेसिस यानी लंग कोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बाज़ औक़ात पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका पोस्चर खराब होता है या जिनके मसल्स ठीक तरह से काम नहीं कर रहे होते, कोई उनको प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनको वर्क ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हुआ होता है। हमें पता है नॉर्मली इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस होता है जबकि एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस होता है, एक रिलैक्स्ड जो है ना वो चीज़ होती है आपकी। लेकिन अगर पेशेंट का वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो है वो क्या हो, इंक्रीज हो, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़े ब्रीथ करने के लिए, सो इन दैट केस हम पेशेंट के वर्क ऑफ ब्रीदिंग को कम करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह कहते हैं कि हम कफ की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए भी कर सकते हैं, और कहते हैं कि पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन यानी नमूनिया या इन्फेक्शन वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए भी ये कर सकते हैं। और लास्ट ही कहता है कि हम पेशेंट को सिखा सकते हैं कि जैसे कोई पेशेंट एस्थमा के साथ है या ऐसी कंडीशंस के साथ है जो क्रॉनिक है, जिसका ट्रीटमेंट मुकम्मल तौर पर पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम उन पेशेंट को सेल्फ मैनेजमेंट सिखाते हैं कि आपने खुद से कैसे इन सिक्रीशंस को क्लियर करना होता है। ठीक है, अब जो पल्मोनरी फिजियोथेरेपी की टेक्निक्स आती है ना, इसमें नंबर 1 जैसे कि आपको पता है ना, हम हर चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं। हम लोग जैसे अगर मेरे पास पेन के साथ कोई पेशेंट आ रहा है तो पहले मैं उसकी पेन को मैनेज करूँगी, पेन मैनेजमेंट के बाद मैं उसकी जो है वो स्वेलिंग पेन को मैनेज करने के बाद मैं उसकी रेंज ऑफ मोशन पे काम करूँगी, उसकी अगर वो लिमिटेड है, फिर मैं उसकी स्ट्रेंथ पे काम करूँगी। बिल्कुल इसी तरह जब कार्डियोपल्मोनरी कंडीशन के पास हमारे पास पेशेंट आता है तो हम जो है वो इसकी इम्पेयरमेंट्स को क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं। मेन इम्पेयरमेंट हमें पता है पेशेंट के अंदर सबसे पहले अगर डिज्नी है तो जाहिर सी बात है हम डिज्नी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को करेक्ट करेंगे। जाहिर सी बात है अगर उसका डिज्निया ठीक होगा तो ही हम आगे काम करेंगे। अब उस डिज्निया को करेक्ट करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं वो हम देखेंगे। उसके अंदर हम लोग जो है वो मे बी हमें सिक्रीशंस को क्लियर करना पड़े फिर ही पेशेंट इजीली ब्रीथ कर सके, ये सब चीज़ें आती है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो मेन टेक्निक हम यूज करते हैं ना उसको हम कहते हैं ACBT, जिसको हम एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक कहते हैं। ACBT के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, पहले मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ और उसके बाद हम ब्रीदिंग कंट्रोल को जो है वो डिस्कस करते हैं। अब देखिए ACBT के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नंबर 1 ब्रीदिंग कंट्रोल, नंबर 2 थोरैसिक एक्सपेंशन, और नंबर 3 हमारे पास होती है फोर्स्ड एक्सपायरेशन टेक्निक। अब आपने याद रखना है कि हमें पता है कि जो इंस्पायरेशन होता है दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस जिसको हम कहते हैं एक्टिव प्रोसेस, और इसके अंदर आपका डायफ्राम यूज हो रहा है। और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन किस पे डिपेंड करती है, इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग पे डिपेंड करती है, एंड दैट इज अ पैसिव प्रोसेस। ठीक हो गया। अब कहता है कि हमारे पास ऐसा होता है कि जब पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम ACBT में 2 कंपोनेंट यूज करते हैं। एक तो पेशेंट को नॉर्मल ब्रीदिंग सिखाते हैं कि आपने रिलैक्स्ड वे में ब्रीदिंग कैसे करनी है। नंबर 2 हम उसकी इंस्पायरेशन को एम्फसाइज करते हैं यूजिंग द थोरैसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस, और हम लोग एक्सपायरेशन को एम्फसाइज करते हैं यूजिंग द फोर्स्ड एक्सपायरेटरी टेक्निक्स। ठीक हो गया। अब हम ये कैसे करते हैं ये मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रीदिंग कंट्रोल की। अब ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास जब आता है ना तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा तेज से सांस ले रहा होता है, तो पेशेंट ना क्या करते हैं इस केस के अंदर, पेशेंट ना अपने एक्सेसरी मसल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है, पेशेंट अपने अपर बॉडी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है, चेस्ट एंड शोल्डर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, जो नॉर्मली क्या होते हैं, रिलैक्सड होते हैं। ठीक है, तो हमने पेशेंटों को ये कहना होता है कि आपने क्या करना है ब्रीदिंग कंट्रोल के अंदर, हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने अपने अपर चेस्ट को यूज़ नहीं करना। ठीक है, आपने अपने लोअर चेस्ट को, अपने एब्डोमिनल मसल्स को, या आपने मेजरली अपने डायाफ्राम को यूज़ करते हुए ब्रीदिंग
करनी है, ठीक है। तो वो हम पेशेंट को सिखाते हैं। तो ब्रीदिंग कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है? ब्रीदिंग कंट्रोल इज अ नॉर्मल टाइडल ब्रीदिंग, यानी नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन है, यूजिंग लोअर चेस्ट विद द रिलैक्सेशन ऑफ अपर चेस्ट एंड शोल्डर। हम पेशेंट को क्या कहते हैं? आपने अपर चेस्ट और शोल्डर को रिलैक्स रखना है, आपने अपने एक्सेसरी मसल्स को यूज नहीं करना, आपने सिर्फ अपने लोअर चेस्ट को यूज करते हुए ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। अब नॉर्मली ऐसा होता है कि कहते हैं नॉर्मल टाइडल ब्रीदिंग होती है, उसके अंदर ना रिदमिक ब्रीदिंग पैटर्न होता है रेस्ट के अंदर। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के बारे में वो आपको बता रहे हैं कि यूजुअली डायफ्राम आपका जो है ना वो डॉम शेप मसल होता है, जो कि चेस्ट और एब्डोमेन को जो है वो कह रहा होता है। यूजुअली डायफ्राम ही वो मसल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी इंस्पायरेशन के लिए, ठीक है। वो कहते हैं कि हम लोग जब अपर चेस्ट और शोल्डर की रिलैक्सेशन कराते हैं तो ओवर यूज ऑफ एक्सेसरी मसल, यानी नेक और शोल्डर के मसल, स्टर्नोक्लेटोमेस्टोइड, आपके स्केलियंस यूज हो रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना होता है, आप उनको यूज नहीं कराना चाहते, ठीक है, एक्सेसरी ब्रीदिंग के अंदर। अब आपने ब्रीदिंग कंट्रोल देख लिया कि ये होता क्या। अब अपने पेशेंट को सिखाना कैसे? देखिए, अब आपके पास पेशेंट आता है, तो फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है और वो स्टैंडिंग पोजीशन में चलता चलता आपके पास आया, ठीक है, और उसको बहुत ज़्यादा सांस चल रहा है। पहला काम आपने ये करना है, आपने पेशेंट को बिठा देना है, ठीक है, आपने पेशेंट को बिठा देना है और उसको कहना है कि यू हैव टू लीन स्लाइटली फॉरवर्ड। हमने उसको कहना है कि आप स्लाइटली फॉरवर्ड लीन करें। जब वो स्लाइटली लीन करता है ना फॉरवर्ड, तो उसके अपर चेस्ट और शोल्डर रिलैक्स होते हैं और उसकी जो है वो लोअर चेस्ट यूज हो रही होती है, ठीक है। जैसे किसने लिखा हुआ है, पेशेंट शुड बी इन कंफर्टेबल वेल सपोर्टेड पोजीशन ईदर सिटिंग और हाई साइड लाइन। सिटिंग के अंदर हो सकता है या हाई साइड लाइन के अंदर हो सकता है। हाई साइड लाइन यही है कि पेशेंट साइड लाइन पोजीशन के अंदर होगा, नीचे आप डिफरेंट पिलोज प्लेस कर देंगे कि वो थोड़ी सी हाइट उसकी बिल्डअप हो, ठीक है, ज्यादा प्रेशर ना हो। फिर वो कहते हैं कि द पेशेंट इज इनकरेज टू रिलैक्स द अपर चेस्ट। बार बार हम उसको कमांड देंगे कि आपने अपर चेस्ट को रिलैक्स रखना है, ठीक है, शोल्डर और आर्म को, वाइल यूजिंग द लोअर चेस्ट। अब वो कहते हैं कि हम लोग यूजुअली ऐसा करते हैं कि हमें भी तो पता चलना चाहिए ना कि पेशेंट लोअर चेस्ट को ही यूज कर रहे हैं। इन दैट रिगार्ड हम क्या करते हैं, हम पेशेंट के एब्डोमेन के ऊपर हैंड प्लेस करते हैं। और हमें पता है कि नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, जब पेशेंट ब्रीद इन करता है तो आपका हैंड जो है वो राइज अप एंड आउट होना चाहिए, ठीक है, जबकि अगर पेशेंट ब्रीद आउट करता है तो आपका हैंड जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। दैट इंडिकेट्स कि पेशेंट नॉर्मली डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कर रहा है। इंस्पायरेशन हमें पता है यूजुअली एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्सपायरेशन जो है वो रिलैक्स्ड और पैसिव होनी चाहिए। और वो कहते हैं कि बेयरली ऑडिबल होनी चाहिए, आपको कोई साउंड इसमें नहीं आने चाहिए, बेशक वो साउंड व्हीजिंग है, बेशक वो कोई भी साउंड है, आपको कोई साउंड नहीं आनी चाहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग हमें पता है, हम हर वक्त ब्रीदिंग कर रहे होते हैं और कोई साउंड नहीं होती ब्रीदिंग के, राइट। उसके बाद एक्सप्लेनेशन आती है। वो कहते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट गाइड्स द पेशेंट टू यूज डायफ्राम इफेक्टिवली बाय प्लेसिंग द हैंड ओवर द एब्डोमेन। इंस्पायरेशन इज एक्टिव एंड एक्सपायरेशन इज पैसिव, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि रैशनल क्या है, कि भाई इसके पीछे का मतलब क्या, क्या हम क्यों करते हैं ना। तो बहुत सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इन सिटिंग और स्टैंडिंग लीनिंग फॉरवर्ड द एब्डोमिनल कंटेंट्स राइज अप द इंटीरियर पार्ट ऑफ दैट। जैसे पेशेंट है वो लीन फॉरवर्ड करता है, जो हमारे पास एब्डोमिनल कंटेंट होता है ना वो ऊपर की तरफ आता है। वो क्या करता है, डायफ्राम को जो है वो पुश करता है, डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन होती है ऊपर से। जब आपने अपने जो है वो अपर चेस्ट और शोल्डर को भी रिलैक्स किया, वो भी रिलैक्स होते हैं। ये दोनों चीजें मिलकर एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट करती है कि जो आपका डायफ्राम है ना वो क्या करता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्या होती है, फैसिलिटेट होती है। जब उसकी कॉन्ट्रैक्शन फैसिलिटेट होती है तो इंस्पायरेशन में जो है वो काफी ज्यादा पेशेंट को हेल्प होती है और पेशेंट नॉर्मल डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कर सकता है, ठीक है। अब जैसे कि कहा, इन सिटिंग और स्टैंडिंग लीनिंग फॉरवर्ड द एब्डोमिनल कंटेंट राइज अप द इंटीरियर पार्ट ऑफ द डायफ्राम, फ्लैटनिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग, फैसिलिटेटिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, ठीक हो गया। अ सिमिलर इफेक्ट इज सीन इन साइड लाइंग और हाई साइड लाइंग पोजीशन के अंदर कहता है कि ये सारी चीजें होती हैं। फिर वो कहता है कि आपने वो कर दिया, आपने पेशेंट को लीन फॉरवर्ड करा दिया, दूसरा आप अपने अपर चेस्ट और शोल्डर को रिलैक्स भी करा दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो ब्रीदिंग कंट्रोल है उसका पैटर्न भी प्रमोट हुआ है। उसके बाद उसने मजीद हम लोग को नेक्स्ट पे बताया हुआ है कि ब्रीदिंग कंट्रोल क्या पोजीशंस क्या क्या हो सकती है। कहते हैं मोस्ट कॉमनली अगर आप किसी आईसीयू में जा रहे हैं या किसी जगह पे जा रहे हैं तो मोस्ट कॉमन जो सूटेबल पोजीशन होती है लाइन के अंदर वो होती है हाई साइड लाइन होती है। नेक को स्लाइडली फ्लेक्स करते हैं और पिलो को प्लेस करते हैं, ये आगे मैं आपको दिखाती भी हूँ। अदर यूजफुल पोजीशंस के अंदर रिलैक्स सिटिंग, फॉरवर्ड लीन सिटिंग, रिलैक्स स्टैंडिंग और ये सारी चीजें आती हैं। चिल्ड्रन के लिए बहुत जरूरी होती है नीलिंग पोजीशन, ठीक है। कौन सी पोजीशन, ये बात एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, विच पोजीशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर एजुकेटिंग द चिल्ड्रन द ब्रीदिंग कंट्रोल। तो उसके लिए हम लोगों ने हमेशा याद रखना है कि नीलिंग पोजीशन चिल्ड्रन के लिए बेस्ट होती है, ठीक है। जैसे कि आपको देखिए यहाँ पर उसने शो किया हुआ है, ये 4 या 5 पिलो और पेशेंट कौन सी है, नीलिंग पोजीशन के अंदर, और ये चिल्ड्रन है। जबकि आप यहाँ पर देखें तो पेशेंट क्या है, फॉरवर्ड लीन सिटिंग पोजीशन के अंदर है, ठीक है। इसी तरह ये उसकी जो है वो डिफरेंट अदर पोजीशन है, यहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशन। उसके बाद ना उसने कहा है कि ब्रीदिंग कंट्रोल बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप देखिए हर वक्त पेशेंट ने बैठे तो नहीं रहना, हर वक्त पेशेंट लेटे तो नहीं रहेगा, पेशेंट चल भी रहा होगा, चलते चलते भी उसको डिज्निया
हो सकता है, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते भी उसको जो है वो डिस्निया हो सकता है। सो इन दैट केस आपने पेशेंट को ना एक टेक्निक एजुकेट करनी होती है। आपने पेशेंट को कहना होता है कि आप जैसे ही पहला स्टेप रख रहे हैं ना, तो आप क्या करें, ब्रीद इन करें, और जैसे ही आपने नेक्स्ट स्टेप लेना है ना, तो आप ब्रीद आउट करें। इससे एक रिदम बिल्डअप होता है और पेशेंट के लिए ईजी होता है। दूसरी हम ये चीज़ कहते हैं कि आपने क्या करना है, स्लाइटली अपना हैंड किसी रेलिंग के ऊपर जो है वो प्लेस कर देना है, ताकि जो है वो आपके लिए ब्रीदिंग जो है वो ईजी रहे। ठीक है, बहुत ज़्यादा जोर लगा के ग्रैस्प नहीं करना, आपके अपर चेस्ट जो है अपर शोल्डर के मसल्स क्या हो जाएंगे, टेंस हो जाएंगे। नहीं, आपने रिलैक्स रखते हैं, बस जस्ट स्लाइटली सा हैंड प्लेस करना है ताकि आपको एक सपोर्ट मिले। वो कहते हैं कि ब्रीदिंग कंट्रोल कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, एम्फाइसीमा, एस्थमा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जैसे कोई भी पेशेंट है जिसके लिए ब्रीदिंग डिफिकल्ट है, उसके लिए आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा यूज़ इसको ना, अगर पेशेंट को हमने एजुकेट करना होता है वॉकिंग और ये सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बताया वॉकिंग में भी, जैसे कि उसने यहाँ पर लिखा हुआ है, कंबाइनिंग ब्रीदिंग कंट्रोल विद वॉकिंग रिड्यूसेस ब्रेथलेसनेस, ब्रीद इन वाइल क्लाइंबिंग वन स्टेप एंड ब्रीद आउट वाइल टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पे उसने ACBT की थोड़ी एक्सप्लेनेशन। ACBT का पहला कंपोनेंट ब्रीदिंग कंट्रोल अभी हमने पढ़ा, और हम लोगों ने कहा कि ब्रीदिंग कंट्रोल हमने कैसे कराना है, नॉर्मल डायरेक्ट ब्रीदिंग है, बस अपर चेस्ट और शोल्डर को आपने रिलैक्स कर देना है, पेशेंट को आपने एजुकेट करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने पेशेंट को फॉरवर्ड लीन सिटिंग के अंदर, चिल्ड्रन है तो नीलिंग के अंदर बिठाना है, और पेशेंट को कहना है कि आप डायफ्राम को यूज़ करते हुए ही ब्रीदिंग करें। ठीक है, और इससे काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट आता है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्रीद नहीं कर पा रहा, अगर आप उसको फॉरवर्ड लीन पोजीशन के अंदर बिठा देते हैं तो वो कर लेते हैं। और बाज़ औक़ात ये एक करेक्टिव रिस्पॉन्स भी होता है आपकी बॉडी का। जब अक्सर पेशेंट आपके पास फॉरवर्ड लीन ही आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि दैट इज़ द पोजीशन जिसमें मेरी सांस है वो बेहतर आती है। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को लंबर डिस्क का कोई प्रॉब्लम आता है तो पेशेंट क्या होता है, फॉरवर्डली होता है, क्योंकि जो है वो आपके पास पेशेंट फ्लेक्स पोस्चर के अंदर आते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन पेन कॉज करती है। सो दैट इज अ करेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। पेशेंट उसको अडेप्ट करता है क्योंकि उसको लगता है कि मैं इसमें रिलैक्स रहूँगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी पेशेंट आपके पास फॉरवर्ड लीन पोजीशन के अंदर आता है। आपने पेशेंट को प्रॉपर्ली टेक्निक्स जो है वो एजुकेट करनी होती है। ICU में तो आपने पेशेंट को हाई साइड लाइन पोजीशन के अंदर, अगर आप जो है वो बच्चों को वैसे एजुकेट कर रहे हैं तो आपने नीलिंग के अंदर, इसी तरह अगर आप किसी क्लिनिक के अंदर एजुकेट कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने फॉरवर्ड लीन पोजीशन के अंदर करानी। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रीदिंग कंट्रोल। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी कवरिंग other two components of ACBT, that are the thoracic expansion exercises and forced expiration technique. Thank you so much.